तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका इतिहास का विषय है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ-साथ ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। जी हाँ बच्चों, अगर आप पिछले 10 साल का हिस्ट्री का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो यही क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होकर के पेपर में आ रखे हैं, यानी कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें इस वीडियो के अंदर, इसी में से कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाए, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ वो हिंदी मीडियम में भी करवाऊंगा और इंग्लिश मीडियम में भी करवाऊंगा, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहें, जैसे हिस्ट्री का भी मैप भी रहता है, ठीक है? तो मैप के लिए भी मैं सोच रहा हूँ आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँ। उसके बाद आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट रह गया आपका, ठीक है? एंड होम साइंस वगैरह रह गया, इन सब के एग्ज़ाम्स अभी बचे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनके लिए भी हम वीडियोस लेकर के आएँ, तो इस वीडियो पर एटलीस्ट यहाँ पर 790 लाइक्स, जी हाँ बच्चों, 790 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 790 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं, तो इससे जो हमारा मोटिवेशन है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, या फिर आप यहाँ पर 200 से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो मैं आपको ना प्रॉमिस करता हूँ कि हिस्ट्री का मैं आपको 10 सैंपल पेपर करवाऊँगा। चलिए इतना बड़ा प्रॉमिस मैं आपको कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो पर 200 से ज़्यादा कमेंट करते हैं, ठीक है? कमेंट क्या करना है आपको? जैसे आप बता सकते हैं कि वीडियोज़ हमको बहुत अच्छी लगती है सर आपकी, है ना? हमें हेल्प मिलती है एग्ज़ाम के अंदर, और हम आप बता सकते हैं आपकी तैयारी कितनी हो गई है एग्ज़ाम्स को लेकर के, हिस्ट्री का जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है? किस-किस तरह की वीडियोज़ आप चाहते हैं हमारे चैनल से, तो वो सारा चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह से अगर 200 से ज़्यादा कमेंट हो जाता है, तो मैं आपको 10 सैंपल पेपर हिस्ट्री का करवा दूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों आप सभी को, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पर लगभग हमने 3 से 4 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। जो हमारे 7 सैंपल पेपर बच जाएँगे, वो भी मैं आपको करवा दूँगा, टोटल 10 सैंपल पेपर, ठीक है? तो या तो आप 790 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए, या फिर 200 से प्लस कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर हमें चाहिए वीडियो, या इस तरह से, या जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है बच्चों? चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे, स्पष्ट कीजिए। वेरी फ्यू पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वेयर लिटरेट, प्लीज क्लेरिफाई। ठीक है, तो आंसर इस तरह से लिखेंगे आप कि मेसोपोटामिया जो था उसके बहुत कम लोग पढ़ और लिख सकते थे, क्योंकि उनकी जो भाषा थी उनमें न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि जो गीली पट्टियां थी इस पर लिखना आसान नहीं होता था बच्चों। इसीलिए विशेष वर्ग के लोग ही साक्षर थे। साक्षर का मतलब पढ़े लिखे थे। ठीक है बच्चों, उनको समझना भी काफी जटिल कार्य था, और इसी कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता का स्तर बहुत कम देखने को मिला था बच्चों। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। इसका कारण ये था कि उनकी जो भाषा थी ना, उसके अंदर जो चिन्हों की संख्या थी वो सैकड़ों में थी। ठीक है, इसीलिए एक कारण था कि वो पढ़े लिखे कम थे वहाँ पर लोग, और साथ ही साथ जो गीली पट्टियाँ होती थी उस पर लिखना भी उतना आसान नहीं होता था। आज के टाइम पे आपको मैं एक कागज़ दे दूं कि हाँ भैया इस कागज़ पे लिखो, तो इजीली आप लिख पाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे जो गीली पट्टियाँ होती थी उस पर लिखना आसान नहीं होता था, और विशेष वर्ग के लोग ही साक्षर हुआ करते थे, पढ़े लिखे हुआ करते थे। उनको समझना भी काफ़ी जटिल कार्य हुआ करता था, और इसी कारण से मेसोपोटामिया के अंदर जो साक्षरता है वो बहुत कम देखने को मिला था बच्चों। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि वेरी फ्यू पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वेयर लिटरेट, प्लीज क्लियरिफाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैंपल पेपर आपको आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। जो अभी आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम आने वाला है, और जियोग्राफी सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम आने वाला है, तो इन दोनों सब्जेक्ट के हमारे पास अब सैंपल पेपर अवेलेबल है। इससे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चुका है। ठीक है, अगर आप इन 2 सब्जेक्ट के फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सैंपल पेपर को आप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट का आपको 10-10 सैंपल पेपर
यहाँ पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का अगर आप मान चलिए 10 सैंपल पेपर लेते हैं, ठीक है, 10 सैंपल पेपर का आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा, तो उसका जो आपको प्राइस पे करना है वो केवल और केवल 99 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। वैसे तो लगभग 200 रुपए के आस-पास प्राइस है, लेकिन 50% अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर ले सकते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। चाहे आप हिंदी मीडियम में लेना चाहें तो हिंदी मीडियम में ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में लेना चाहें तो इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जियोग्राफी के भी 10 सैंपल पेपर ले सकते हैं और सैंपल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। हज़ारों बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, ठीक है? लेने के लिए तो आप भी ज़रूर लीजिए और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो सेकंड वाला व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पर आप यहाँ पर मैसेज कीजिएगा क्योंकि जो फर्स्ट वाला व्हाट्सएप नंबर है, इस पे बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं सैंपल पेपर को लेने के लिए और बहुत सारे बच्चे तो थैंक यू लिखने के लिए भी मैसेज कर देते हैं कि थैंक यू सो मच सर, हमने आपका इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का या फिर कई सारे सब्जेक्ट के बच्चे लिए रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो हमारे फर्स्ट वाले जो व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है, इस पर मैसेज करने लग जाते हैं, ठीक है? या फिर बहुत सारे बच्चे लेने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करने लग जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आप सेकंड वाला जो हमारा बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी सैंपल पेपर मिल जाए और आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए और यही क्वेश्चन अगर आपसे घुमा करके पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसको विश्व का क्या योगदान है स्पष्ट कीजिए। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसको लेकर के आपको बताना है कि विश्व को इसने क्या दिया, क्या इसने देन दिया है आज तक, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की मैं अगर बात करूं जो कि आपका क्लास 12th की हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो चीज़ें थी वो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना अपनी नालियों को ना एक पत्थर से ढक करके रखा करते थे और जब उनको नाली का सफाई करना होता था तो पत्थर को हटा देते थे वो, ठीक है। फिर सफाई करके वापस पे उस पत्थर को क्या करते थे, नाली के ऊपर रख देते थे। आज के टाइम पे भी हम यही करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो उस टाइम पे वो स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे। सोचिए आज के टाइम पे हम जो स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस टाइम इस्तेमाल करते थे, आज से 5000 साल पहले, ठीक है, जिनको स्नानागार कहा गया है। तो उसी प्रकार से उसी संदर्भ में यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी विश्व को क्या देन है, आपको स्पष्ट करना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां जो हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियां जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, लेखन कला। जब मेसोपोटामिया समाज में लेन देन के स्थायी हिसाब जरूरत पड़ी तब इसका विकास किया गया। हिसाब किताब रखने के लिए तथा शब्दकोश ने किया इसका। यानी कह रहा है यहाँ पर कि मेसोपोटामिया समाज के अंदर ये देखने को मिला कि लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था, तो वहाँ पर जो है अब इसका लेखा जोखा रखा जाने लगा, ठीक है। लेखन कला हमें देखने को मिली। एकल परिवार का आदर्श देखने को मिला। आज के टाइम पे अमेरिका में चले जाइए ना, वहाँ पर एकल परिवार को अपना रहे हैं लोग। अमेरिका छोड़िए, भारत में आ जाइए। भारत में अब क्या बोलते हैं कि भाई मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरा एक बच्चा है, मैं अलग रहूँगा, मेरा अलग घर होना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम पे ये एक मॉडर्न सभ्यता दिखाने के लिए लोग अपने आप को पूरा समाज में बोलते हैं कि मैं ऐसे अलग रहूँगा भैया, मैं अमीर हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, ठीक है। और मेसोपोटामिया में ये चीज़ हमें देखने को मिली है बच्चों। देखिए क्या लिखा गया है कि कानूनी दस्तावेज, विवाह, उत्तराधिकार आदि से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे को ही आदर्श माना जाता था। जो मेसोपोटामिया का समाज था उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें भैया एकल परिवार यानी कि एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा, इसी को ही आदर्श माना जाता था कि हाँ भैया ये ही बढ़िया है। और सोचिए वो चीज़ को अब हमें अडॉप्ट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं भैया हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर है, देखो हम यहाँ पर अपने आप को कितना ज़्यादा मॉडर्न दिखा रहे हैं। सोचिए उस टाइम पे ये चीज़ें वो लोग फॉलो करके चले गए हैं। तो सोचिए ये क्या उपलब्धियाँ नहीं है, बिल्कुल उपलब्धियाँ हैं, ठीक है। गणित की गणनाओं का विकास हमें देखने को मिला। काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीने में और एक महीने का 4 हफ्तों में, एक दिन का 24 घंटों में तथा एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया। सोचिए आज के टाइम पे 2024 चल रहा है भैया आज के टाइम पे, और अभी भी हम लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं यार, ठीक है। एक साल को हमने 12 महीने में बांट रखा है, एक महीने को 4 हफ्ते में बांट रखा है आज भी, ठीक है। एक दिन को 24 घंटे में बांट रखा है और एक घंटे को 60 मिनट में बांट रखा है। और ये चीज़ तो वो लोग उस टाइम पे यूज़ करते थे। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि
है ये, तो ये भी आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हैं, 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास देखने को मिला। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने तो प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे वे शहर जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे, और शेष शाही शहर के रूप में विकसित हुए थे बच्चों। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, विवाह उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। मेसोपोटामिया की बात हो रही है कि विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी, और वधु के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे, ठीक है। पहले उस टाइम पे होता था कि विवाह करने के लिए घोषणा की जाती थी, और वधु के जो माता पिता होते थे वो बोलते थे कि हाँ चलो भैया, हम अपना यहाँ पर सहमति जताते हैं कि चलिए भैया आपका यहाँ पे विवाह हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर मेसोपोटामिया की उपलब्धियों के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। ओके, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब द मेन अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामिया, और यही घुमा करके पूछेगा। तो इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, क्लियरिफाई, ठीक है। तो आर्ट एंड राइटिंग देखने को मिला हमें मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के अंदर। न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि ये न्यूक्लियर फैमिली बोल दिया है, एकल परिवार जिसको आप कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। और डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखने को मिला, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमें सेटलमेंट्स देखने को मिले, ठीक है। और लीगल डॉक्यूमेंट देखने को मिले, शादी वादी को लेकर के, भैया शादी उदी करना है तो कागजी कार्रवाई करना पड़ेगा। और आप वर्तमान समय में भी देखिए ना, कागजी कार्रवाई होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए किसी को कोर्ट मैरिजे करना है, तो गए कोर्ट में साइन कर लिया, अरे भैया हम तुम्हारे पति हो गए, तुम हमारी पत्नी हो गई, मेरे बाबू ने थाना खाया, मेरी बाबू ने थाना खाया। वो सब जो शादी कर लेते हैं तो बोलते हैं ना, हम तो काट मैरिज करके आ गए हैं, है कि नहीं। अब हम देखिए हम शादीशुदा है, चल बुड़बक कहीं का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखना है, जोक्स अपार्ट। आगे चलते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा बच्चों, चंगेज खान से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। तो ये वाला चंगेज खान का जो टॉपिक है इसको बिल्कुल ध्यान से करके जाइएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बन सकते हैं। इतने कम टाइम में मैं आपको यही बता सकता हूँ। एक आपको यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर करके बताता है इसका, ठीक है। जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट का, दिल का निशान दे दूंगा, अगर उसका आंसर करेक्ट हुआ तो, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्वेश्चन क्या है आज का कि चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कमेंट करके आपको बताना है। देखता हूं कौन सा बच्चा सबसे पहले कमेंट करके बताता है, ठीक है। और जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट का निशान दे दूंगा। तो और बच्चे जब उसका कमेंट देखेंगे ना, तो उसके कमेंट को लाइक कीजिएगा आप। हार्ट का निशान अगर मैं दिया हूँगा, इसका मतलब उसका कमेंट सही है, उसका आंसर सही है। और बच्चे अगर कमेंट करने जा रहे हैं, तो अगर आपने कमेंट कर दिया है और आपसे पहले पहला बच्चा कमेंट कर रखा है जिसका करेक्ट आंसर भी है और मैंने हार्ट का निशान भी दे रखा है, तो उसके कमेंट को लाइक कर दीजिएगा। 100 लाइक पहुंचा दीजिएगा कम से कम उसके कमेंट के लाइक को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, रोम साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। तो आंसर इस तरह से होगा आपका कि तीसरी शताब्दी का संकट रोमन साम्राज्य में हुई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने साम्राज्य को अस्थिरता में ला दिया था बच्चों, ठीक है। इसके अंदर ना बहुत सारे संकट हमें देखने को मिले थे तीसरी शताब्दी की बात करें अगर रोमन साम्राज्य की, जिसके अंदर हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट देखने को मिला था, ठीक है। एक्सप्लेन ऐसे करेंगे आप, पहले राजनीतिक संकट के बारे में बता दीजिएगा। इस समय कमजोर और अप्रभावी सम्राटों की श्रृंखला प्रारंभ हुई जो प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी स्थिरता से चला नहीं पाए, और 47 वर्षों में 25 सम्राट जो है वो सत्तासीन हुए थे। सोचिए यहाँ पर 47 वर्षों में 25 सम्राट देखने को मिले थे हमें, और क्योंकि इस टाइम पे उतने प्रभावशाली सम्राट आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो इसलिए राजनीतिक संकट हमें देखने को मिला। जब आपके राज्य में, आपके राज्य को कंट्रोल करने वाला हेड बंदा कोई है नहीं ढंग का, तो आपका राज्य में राजनीतिक संकट तो देखने को मिलेगा ना। जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए आप, पाकिस्तान में क्या होता है, वहाँ पर कभी सरकार शासन करती है तो कभी आर्मी शासन करने लग जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर हर समय राजनीतिक संकट हमें देखने को मिलता है बच्चों। आगे चलते हैं। अब आर्थिक संकट भी देखने को मिला तीसरी शताब्दी के दौरान हमें रोम साम्राज्य में। ये क्या है भैया, तो प्रशासनिक अस्थिरता से राज्य में मुद्रास्फीति और कीमती धातुओं की कमी हुई, जिससे कि सामाजिक अशांति पैदा हुई। अब भैया जब राजनीतिक अशांति है, राजनीतिक संकट है, तो यहाँ पर भैया
पैसे से रिलेटेड भी बात आने लग गया। यहाँ पर मुद्रास्फीति की कमी होने लगी, कीमती धातु जो थे वो राज्य में कम होने लग गए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर रोम साम्राज्य वो और कमजोर होता चला गया। ठीक है, सामाजिक संकट भी हमें देखने को मिला। रोमन पारंपरिक मूल्य और संस्थान टूट गए और व्यक्तिवाद में वृद्धि हुई, सामाजिक पदानुक्रम गिर गया। तो सामाजिक संकट भी हमें उस टाइम पे देखने को मिला। लास्ट में आप सैन्य संकट लिख सकते हैं, जैसे साम्राज्य पर और उसकी सीमाओं पर बर्बर जनजातियों का लगातार हमला होता रहा और 225 ईस्वी में ससानी वंश के शापूर प्रथम ने 60,000 रोमन सेना को समाप्त कर दिया। साम्राज्य के अंदर विद्रोह और गृह युद्ध हुई, जिससे सेना कमजोर हुई बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रोम साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन गोल्ड रश से संबंधित है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर अगर आप उठा के देखेंगे पिछले 10 साल का, बार बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। तो जो आपका पेपर होने वाला है हिस्ट्री का बच्चों, उसके अंदर ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कि गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है तथा गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। देखिए, दो क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया है आपका। पहला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ रहा है कि गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है, गोल्ड रश क्या है भैया, वो आपको बताना है। एक और क्वेश्चन जोड़ा है इसके अंदर कि गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को आपको स्पष्ट करना है यहाँ पर। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे गोल्ड रश के बारे में कि ये गोल्ड रश है क्या, कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया एक स्टेट है, जैसे भारत के अंदर यूपी, बिहार, आपका ऐसी बहुत सारे स्टेट है ना, हरियाणा, पंजाब वगैरह, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर एक राज्य है कैलिफोर्निया। इसमें सोने के कुछ चिन्ह मिले, इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। ठीक है, यह उस जो कि धापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका आ पहुंचे। ठीक है, अब जब वहां पर सोने के कुछ जो है अंश मिलने लग गए, कुछ चिन्ह मिलने लग गए कैलिफोर्निया में जो अमेरिका में है, ठीक है, तो और यूरोपीय लोग जो है वो एकदम दिमाग एकदम लेकर के बैठ गए, बोलो अरे भैया चलो अमेरिका पूरा भैया सोना सोना होगा उधर, हम जाएंगे उधर से जाके 1-2 बाल्टी सोना लेंगे और बस भाई एकदम अमीर हो जाएंगे भाई, और अपने दोस्त को दिखाएंगे देख मेरे पास सोना ही सोना है, मेरे पास घर है, जायदाद है, बंगला है, सोना है, तेरे पास क्या है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे यूरोपीय लोग जो है अमेरिका में जा गए। ठीक है, और बोलने लगे भैया यहाँ से सोना निकालना है, मैं सोना निकालने दो। ठीक है, और गोल्ड रश होने से क्या बदलाव हमें देखने को मिला, तो ये बदलाव देखने को मिला कि पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हो गया। अब भैया गोल्ड रश हुआ, ठीक है, सोने के कुछ अंश मिले कैलिफोर्निया के अंदर, तो पूरे अमेरिका में क्या हुआ, पूरा एकदम रेलवे लाइनों का निर्माण होने लग गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आने लग गए, सोचने लगे अरे भैया यहाँ से सोना मिलेगा, इस तरह से, है कि नहीं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 में तथा कनाडा में 1885 में हमें ये चीजें देखने को मिली। रेलवे के साजो सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए, जिससे आम लोगों को भी रोजगार मिला। अब देखिए, जैसे अभी राम मंदिर बना है, ठीक है, तो राम मंदिर जो बना है वहां पर लोग दर्शन करने जाएंगे, तो रेलवे में क्या होगा, और ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे यात्रा करने वाले, तो रेलवे को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब जब वहां पहुंचेंगे जगह पर, तो वहां से राम मंदिर तक ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा वाले होंगे, तो उनको रोजगार मिल गया। अब जब राम मंदिर पहुंचेंगे तो प्रसाद खरीदेंगे, तो प्रसाद जो बेच रहा होगा उसको रोजगार मिल गया। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग होंगे वहां पर, खाना वाना भी तो खाएंगे ना, तो जिस ढाबे में खाएंगे उसको रोजगार मिल गया। तो उसी तरह से जब गोल्ड रश हुआ बच्चों, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो रेलवे के साजो सामान बनाने वाले उद्योग थे ना, वो बहुत ज्यादा विकसित हुए और आम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना शुरू हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास देखने को मिला। बड़े पैमाने पर कृषि तथा कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हो गया। ठीक है, और 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। ठीक है बच्चों, 1890 में ये औद्योगिक ये शक्ति बन गया था हमारे यहाँ पर, और हजारों की संख्या में चीनी श्रमिक यहाँ पर नियुक्त किए गए। चीनी श्रमिकों को, चीन के लेबर को बुलाया गया कि अरे
आओ भैया, बहुत पैसा देंगे तुमको, आओ इधर काम करो हमारे यहाँ पे, ठीक है। गोल्ड रश हुआ है, हल्के में ले रहे हो क्या हमारे यहाँ जगह को, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय गोल्ड रश एंड एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन अमेरिका ड्यू टू द गोल्ड रश। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी आप कर सकते हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। देखिए कंटेंट वही है इंग्लिश में जो हिंदी में मैंने आपको बताया, बस मीडियम चेंज हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए कि मूल निवासियों का रहन सहन और खान पान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मूल निवासियों का रहन सहन और खान पान की विशेषताएं जो कि इस प्रकार से है, जैसे उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स से के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे, और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ झुसकी बढ़े, ठीक है। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। क्या क्या उगाते थे? सब्जी और मकई को वो उगाते थे। देखिए आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। जो मूल निवासी हुआ करते थे बच्चों, ये मांस की तलाश में लंबी लंबी यात्रा किया करते थे। वो सोचते थे भैया मांस चाहिए, 10 किलोमीटर दूर जाके भी लूंगा, लेकिन वहां से मुझे मांस चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और मुख्य रूप से उन्हें 22 यानी कि उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदान में घूमते थे। मुख्य रूप से किनकी तलाश रहती थी? बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की। एक जंगली भैंस का प्रकार है जो घास के मैदान में घूमते थे, इसकी ज्यादा उनको तलाश रहती थी। किनको? मूल निवासियों की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान की विशेषताओं के बारे में बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटिव पीपल्स लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, वर्णन करें, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा करके पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। तो आंसर आपका दोनों का एक ही रहने वाला है। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था और घर परिवार के मामलों में भी वे ही निर्णय लेते थे, ठीक है। देखा जाए तो पुरुषों का ज्यादा दबदबा था बच्चों, ठीक है। महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था उस टाइम पे। 15वीं और 16वीं शताब्दी की अगर बात करें ना, तो महिलाओं को ज़्यादा फ्रीडम नहीं था। भारत में देखेंगे ना तो आज भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है। गांव के अंदर, शहरों में तो विकास हुआ है लेकिन गांव में आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ऐसा लगता ही नहीं कि 2024 में जी रहे हैं। आज भी लगता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर जो महिलाएं थी वैसी स्थिति गांव में भी है, ठीक है। महिलाओं के दहेज को पुरुष अपने व्यापार में लगा देते थे। महिलाओं से जो दहेज मिलता था शादी करने पर, तो पुरुष क्या करते थे? उनको अपना व्यापार में लगा देते थे। दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को इसे मठों में भिक्षुणी बना दिया जाता था। अगर दहेज का प्रबंध नहीं कर पा रहे हो, ठीक है भैया, भिक्षुणी बन जाओ, ठीक है। ये हमें कब देखने को मिला? ये 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में देखने को मिला, जिसे आप पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। उन्हें सिर्फ परिवार तक ही सीमित माना जाता था और महिलाओं तथा लड़कियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझा जाता था। और व्यापारी परिवारों में जब पुरुष घर से दूर होते थे तो महिलाएं ही व्यापार को संभालती थी, लेकिन ये केवल व्यापारी परिवार में होता था। अधिकतर कार्यों में महिलाओं को उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता था। तो यही कुछ 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज के वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी का घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।